हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्लूइड के लेक्चर नंबर 17 में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेस प्रेशर के बारे में। कहां पे? ऑयल में, सॉरी ड्रॉप में और बबल में। ठीक है, पहले तो मैं आपको बबल और ड्रॉप में अंतर बताऊंगा। मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें कनेक्ट करूंगा। आपने अगर पिछले लेक्चर देखा हो, इसका लेक्चर नंबर 16, जहां पे हमने सरफेस टेंशन के बारे में बात की हुई थी, वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि ये जो पूरा पोर्शन चलने वाला है, यहाँ पे डेरिवेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। आपका दिमाग कितना काम करता है, सोच कितना तेज लेता है, समझता कितनी तेजी से चीज़ों को है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम डेरिवेशन के नाम पे 2 लाइन करेंगे, पर समझना उनके पीछे बहुत ढेर सारा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें। पहले तो हम आपको ड्रॉप, आप सभी ने अपनी जिंदगी में ड्रॉप और बबल दो चीजें देखी होंगी। एक होता है ड्रॉप और एक होता है बबल। जैसे ड्रॉप मतलब होता है बूंद, पानी की बूंद वगैरह, आप समझ सकते हो, है ना। अब पहली चीज आपसे मैं पूछूं, इन दोनों का शेप कैसा होता है? आप बोलोगे ये तो सर दोनों ही स्फेरिकल शेप की होती है, दोनों ही स्फेरिकल शेप के होते हैं। अरे जिंदगी में अगर कभी आप देखे हुए हो तो ऑब्वियस सी बात है, सबने देखा होगा। अब मैं आपसे पूछूं वाई, मैं आपसे पूछूं वाई कि ये जो है स्फेरिकल शेप की ही क्यों होती है? ठीक है, तो आप इसका जवाब क्या दोगे? आप इसका जवाब दोगे कि सर मुझे नहीं पता। तो इसका जवाब मैं देता हूं, वो ये है कि सरफेस टेंशन की वजह से ये जो आपकी बबल है, ये जो आपके ड्रॉप हैं, ये आपका स्फेरिकल शेप एक्वायर करते हैं। क्योंकि सरफेस टेंशन चाहता क्या है कि वो आपने सबसे कम से कम वॉल्यूम में रहे। क्योंकि आपने खुद देखा था कि जो आपका फ्री सरफेस होता है उसके ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड लगता है। अब उसकी मजबूरी है, आप खुद एक समझो, आप ऑयल ड्रॉप समझो। मान लो जब आप ऑयल ड्रॉप गिराते हो तो उसका शेप कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। इसके अंदर में ये खुद को क्या कर रही है, स्ट्रेच कर रही है, ऐसे खींच रही है, और ये कम से कम वॉल्यूम में जाना चाह रही है। और कम से कम वॉल्यूम क्या होता है भाई, किसी स्फीयर का होता है। तो ये स्फेरिकल शेप गेन कर लेते हैं। क्योंकि आप चाहे जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, देखो पहली बात तो सर्कल मत सोचना, रेक्टेंगल मत सोचना, क्योंकि उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता है। 2D सरफेस के बारे में मत सोचिएगा। आप चाहे क्यूबॉइड ले लो, आप चाहे क्यूब ले लो, है ना, आप स्फेरिकल ले लो। आप इन तीनों में सबसे कम वॉल्यूम में अगर आप पूछूं तो मैं बताता हूं वो स्फेयर का ही होगा। आप क्लास 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम का एक चैप्टर पढ़ोगे, वहां पे आप ये चीज प्रूव भी करते हो। क्लियर है बात? तो पहली बात तो आपसे नॉर्मल किताबों में पूछा जा सकता है कि वाई ड्रॉप्स एंड बबल्स आर इन स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन चाहता है क्या कि वो सबसे कम से कम वॉल्यूम में रहे। ठीक है, अब मैं आपको ड्रॉप और बबल में कुछ चीजें बताता हूं। ड्रॉप आपकी कैसे होती है, ड्रॉप भी ऐसी स्फेरिकल ही होगी, आपका बबल भी स्फेरिकल होगा। अब मैं इनका क्रॉस सेक्शनल व्यू जानना चाहता हूं, ऐसे कट करके। इसको भी जब हम कट करेंगे तो क्या होगा, जब आप इसको कट करोगे तो आपको इसके अंदर क्या मिलेगा भाई? कट करके ध्यान से देखो, कट करोगे ऐसा मिलेगा। अब ये भी इसका जो ये वाला पोर्शन है, ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन ऐसे आएगा, है ना, ये वाला पोर्शन ऐसे आएगा। अब आप समझो, ये यहां पे एयर होगा, मैं ड्रॉप की बात कर रहा हूं, और यहां पे क्या होगा, यहां पे लिक्विड होगा। पहले आप ये समझो भाई, पानी की बूंद के अंदर क्या होता है, पानी ही तो होता है। यानी यहां पे एयर होगा और अंदर में लिक्विड होगा, यानी इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में क्या होगा, लिक्विड होगा। यानी यहां पे कितनी लेयर बन रही है, तो भाई एक लेयर एयर और लिक्विड की तो बन रही है बस। अब इस पे समझो, वरना आप कंफ्यूज होगे, फिर आप पूछोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूं तो यहां पे अगेन आपको ये शेप देखने को मिलता है ना। पर मैं आपसे पूछूं यहां पे क्या है, एयर है। यहां पे क्या है, यहां भी एयर है। यहां पे कितनी सर्फेसेस हैं, तो पहले ध्यान से देखो, एक सरफेस एयर और लिक्विड की मिलेगी, और एक सरफेस आपको अंदर से मिलेगी। अरे अंदर भी तो एयर है। अब समझो सर बहुत पतली है, हाँ बहुत पतली है, दोनों को रेडियस हम लोग r मान के चलेंगे। ये आपको मिलेगा, यहां पे आपको 2 सरफेसेस मिलेंगी। कि आपके बबल में कितनी सरफेसेस होती हैं, पहले ये समझो, 2 सरफेसेस होंगी। कभी भी आपको अगर बबल मिले तो वहां पे आपको 2 सरफेसेस मान के चलनी है, और अगर ड्रॉप मान के चलोगे, यानी ड्रॉप के बारे में बोले, तो वहां पे आपको एक ही सरफेस मिलेगी। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अरे बताओ भाई, आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब 2 सरफेसेस होती हैं, 1 सरफेस। 1 सरफेस कैसे होगी, ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एयर
और लिक्विड का सिर्फ एक ही सरफेस मिल रहा है, पर यहाँ पे एयर और लिक्विड का देखो, यहाँ पे भी लिक्विड होगा, एक एयर लिक्विड का यहाँ पे मिल रहा है और एक एयर और लिक्विड का यहाँ मिल रहा है, तो आपको दो सरफेसेस मिलेंगी। तो कभी भी बबल का केस है तो आप ड्रॉप का केस को डबल कर देना, आपको बबल मिल जाएगा। क्लियर है बात। अब दूसरी चीज समझो कि हम लोग एक्सेस प्रेशर की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेस प्रेशर। हम एक्सेस प्रेशर की बात क्यों कर रहे हैं, इसको आप इस बात से एक तरीके से समझ सकते हो कि आपके पास कोई एक बॉल है, स्पंज वाली बॉल है, कैसे भी बॉल आप समझ सकते हो, आपने बॉल को ना दबाना शुरू कर दो। अब देखो बॉल के, आप स्पंज वाली बॉल लो और स्पंज की बॉल के ऊपर आप कोई बलून या कोई भी पतली सी चादर लो और उसको प्रेस करो, तो क्या आप मुझे बताओ आपका जो स्पंज वाली बॉल है वो पिचक जाएगी, है ना। अब समझो ये नॉर्मल बॉल थी, अभी इसके अंदर यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ प्रेशर, पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, मैं पूछूं बताओ दोनों जगह प्रेशर कितना है, तो आप बोलोगे सर सेम है, यहाँ का भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा, यहाँ का भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा। पर अब मैं जैसे ही इस बॉल को कंप्रेस करूंगा, दबाऊंगा, तो क्या ए के पॉइंट का मतलब ए पॉइंट का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे प्रेशर मतलब क्या होता है, दबाव ही तो होता है, तो यहाँ पे इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। क्योंकि आप इस बात को इमेजिन करो कि मैंने एक बॉल ली थी, बॉल के ऊपर एक चादर ली या कोई पतली सी शीट ली, गुब्बारा लिया, अब मैंने उसको दबाना शुरू कर दिया, अब वो चारों तरीके से उसके अंदर क्या होगा, एक प्रेशर होगा, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। सेम तरीके से आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो। अरे यार खुद सोचो ना कि जैसे ही मैं इसके ऊपर, अभी यहाँ पे कोई मैंने दबाया नहीं है, तो अब मैं जैसे इसके ऊपर शीट लगा के इसको दबाऊंगा, तो यहाँ से इसको प्रेशर, यहाँ से प्रेशर, यहाँ से प्रेशर, यहाँ से इसे एक प्रेशर फील होगा, मतलब हर जगह से दबना चाहेगा और इसके से एक फोर्स फील होगा। भाई मैं दबाऊंगा तो इसको एक फोर्स फील होगा जो कि सेंटर की तरफ होगा और एक कंप्रेस हो जाएगा, और जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा और बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे एक्सेस प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल को आप एक बार अपने दिमाग में डाल के रखना, आपको एग्जाम्पल से समझा रहा था मैं, इसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि ऑयल ड्रॉप में या एयर बबल में एक्सेस प्रेशर कैसे आता है। क्योंकि आप समझो, आपको यह बताया गया था कि भाई ये पूरी सरफेस है और सरफेस की वजह से जो सरफेस, यही फ्री सरफेस है, अब फ्री सरफेस की वजह से क्या लगता है, फोर्स लगता है, जो किधर होता है, अंदर की तरफ परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि आपको कल ही बताया गया था ये जो फोर्स है ये वर्टिकल था ऐसे। भाई साहब रियली सॉरी, वो वीडियो ऑटोमेटिक बंद हो गया था। चलिए यहाँ तक आपको बताया जा चुका था कि, ये फिर से बताता हूँ, वो ये था, आपको ये बताया गया कि इस बॉल को अगर मैं खींचूंगा तो क्या होता था, अंदर प्रेशर बढ़ जाता था। सेम तरीके से आप समझो ये अपने पास एक स्फेरिकल ड्रॉप है या कोई भी आपका बबल है। अब आपको पता है कि ये सरफेस है और सरफेस की वजह से एक फोर्स आता है, सरफेस की वजह से एक फोर्स आता है, आपने पढ़ा था, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ होता था। अब यहाँ पे ये जो फोर्स है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ भी मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे, ये मॉलिक्यूल इसको इधर खींच रहा होगा, ये मॉलिक्यूल इसको इधर खींच रहा होगा, यहाँ भी मॉलिक्यूल होगा, वो इसको इधर, ये इसको इधर, तो नेट फोर्स आपको पता है कि वो सेंटर की तरफ आएगा। क्लियर है बात। ऐसे ही जितने मॉलिक्यूल होंगे सबकी वजह से सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि भाई टेंशन है, तो इस टेंशन की वजह से अंदर एक फोर्स लग रहा होगा और वो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, सेंटर की तरफ होगी, और उस फोर्स की वजह से एक्सेस प्रेशर डेवलप होगा, एक एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होगा, जिसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप समझो ए पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पे बी पॉइंट हम मान लें तो प्रेशर कम होगा, तो यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, और जो आपका एक्सेस प्रेशर होगा, जो आपका एक्सेस प्रेशर होगा जो ज्यादा हुआ है, वो पी ए माइनस पी बी करके हो जाएगा। और आप खुद सोचो प्रेशर एट बी कितना होगा, आपका प्रेशर एट बी PATM हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यानी आप खुद सोचो कि हम एक्सेस प्रेशर कैसे निकालेंगे, बस ए और बी के प्रेशर डिफरेंस को निकाल के हम लोग जान लेंगे। क्लियर है बात। अब पहले आप इतना नोट करो, ये नोट करने से ज्यादा आपको समझने के लिए था। मैंने आपको शुरुआत में बोला था आपको समझना ज्यादा है, लिखना बहुत ही ज्यादा कम है। क्लियर है बात। अब इसे नोट करें। चलिए अब आपको जो समझाया गया वो मैं लिखा देता हूँ, है ना। एग्जैक्टली जो भी बताया वो मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। आपको बताया क्या गया शुरुआत में कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल है ना, सरफेस पहले जो होगी, सरफेस ऑफ ड्रॉप या बबल कुछ भी ले सकते हो, सरफेस ऑफ ड्रॉप जो होगी बिहेव्स लाइक अ
बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। आपका जो सरफेस है उसका वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के समान बिहेव करेगी। और फिर आपको बताया गया कि देयर इज अ फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ड्यू टू सरफेस टेंशन। आपको कल की क्लास में बताया गया था कि भाई सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स भी लगता है। तो देयर इज अ फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ड्यू टू सरफेस टेंशन, और उस फोर्स की वजह से ड्यू टू दिस फोर्स ड्रॉप्स आर compressed and pressure inside the drop are more than the outside सेम चीज आपको बताया गया था कि यहाँ पे एक पॉइंट ए माने हैं, गंदा कर दिया है, या फिगर बना लीजिएगा। चलो यहाँ पे इसे ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पे एक अलग से ड्रॉप बनाते हैं। ये ड्रॉप के अंदर एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट बी है। कहीं पे भी आप ये पॉइंट मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्रेशर भाई हर पॉइंट किसी पॉइंट का मोहताज नहीं होता, क्योंकि हर पॉइंट पे सेम ही आएगा। क्लियर है बात? अब ए और बी पे मैं पूछूं प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, तो भाई आपने ये पढ़ा कि प्रेशर इनसाइड ज़्यादा होगा, प्रेशर बी ये होगा। ये बात आपको समझ आई? और जो आप यहाँ पे पी एक्सेस की बात कर रहे थे, है ना, एक्सेस प्रेशर जो डेवलप होगा, एक्सेस प्रेशर जो होगा आपका, वो आपका होगा पी ए माइनस पी बी। क्लियर है बात? जो आपका एक्सेस प्रेशर होगा वो पी ए माइनस पी बी होगा। इज दैट क्लियर? अरे बोलो भैया क्लियर है? ये सब चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, यही आपको मैंने बताया था। अब हम बात करते हैं एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप के बारे में, फिर हम चलेंगे बबल के ऊपर। तो अब इसे नोट कर लो, गायब नहीं होऊंगा। चलो, तो जो चीजें आपको बताई वो चीजें सामने लिख दी हैं। अब एक बार पढ़ोगे, शायद आपको रिवीजन में ये चीजें मदद करें, है ना। चलिए अब हम पहले ड्रॉप की बात करते हैं कि ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर निकालेंगे कैसे। यहां पे आपको समझना ज्यादा है, नोट भी करना है। चलो हम बात करते हैं एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप के बारे में। पहले तो आपको ये तो पता चल गया कि ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर होगा, पर एक्सेस प्रेशर निकालेंगे कैसे, हम इसकी बात करने चल रहे हैं। आप पहले एक एनालॉजी समझना, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, या समझो पहले एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, है ना। ये एग्जांपल मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया था और मैं आपको बता रहा हूं, और काफी बढ़िया एग्जांपल है, आपको इससे फीलिंग बहुत अच्छी से आएगी। आप एक बॉल समझो, है ना, क्रिकेट बॉल एग्जांपल किसका है? क्रिकेट बॉल का एग्जांपल है, क्रिकेट बॉल एग्जांपल है। अगर आपने कभी क्रिकेट की बॉल देखी हो, ये अपन वाली नहीं, मतलब अच्छी वाली जो बॉल आती है, जो एग्जैक्टली क्रिकेट की बॉल होती है। हम लोग तो प्लास्टिक की बॉल को भी, हम लोग टेनिस की बॉल से भी क्रिकेट खेल लेते हैं, वो वाली बॉल नहीं, मैं पक्के वाली क्रिकेट की बॉल कर रहा हूं, ठीक है। अब क्रिकेट की बॉल अगर आपने कभी देखी हो या उसके बारे में जाना हो, तो क्रिकेट की बॉल में आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि ऐसे यहाँ पे स्टिचेस लगी होती हैं और वो अंदर से भरतू होती है, मतलब खाली नहीं होती है, वो एक अंदर मतलब पूरा टाइटली पैक्ड होता है। याद आया कुछ कि भाई एकदम बहुत ठोस होती है। तो यहाँ पे ये स्टिचेस क्यों किए जाते हैं? अगर आप इसको एक बार फील करो तो भाई ये आपकी जो बॉल है वो अंदर से हॉलो स्फीयर नहीं है, ये अंदर से आपका एक सॉलिड स्फीयर के समान बिहेव करता है। अब आपके अंदर इतना आपने स्टफिंग बोलते हैं, जो अंदर मटेरियल भरा जाता है, आपने अंदर इतनी स्टफिंग करके रखी है कि अगर आप इस और इस टुकड़े, देखो दोनों टुकड़े में आपने मटेरियल भर के रखा हुआ है, ठीक है।
अब आपने क्या किया कि दोनों टुकड़े में मटेरियल भर के लाके इसको जोड़ने की कोशिश की, आपने धागा नहीं लगाया। आप मुझे बताओ क्या ये जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे, ये बाहर की तरफ चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अंदर जो स्टफिंग की हुई है उसकी वजह से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप हो रहा है जो कि एक्सेस प्रेशर का काम कर रहा है। क्योंकि अगर आपने स्टफिंग नहीं भरी होती तो वो एक्सेस प्रेशर का काम नहीं करता। आपने जो स्टफिंग भरी उसकी वजह से यहां पे एक्सेस प्रेशर क्रिएट हुआ और वो एक्सेस प्रेशर की वजह से इस पूरे पोर्शन में एक फोर्स लगा। और प्रेशर को अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फोर्स मिल जाता है। एक फोर्स यहां पे लग रहा था और एक फोर्स इस डायरेक्शन में आपको लगा हुआ मिलेगा। जो प्रेशर था उसकी वजह से, और कौन सा प्रेशर था? एक्सेस प्रेशर था। सर यहां पे कौन सा एरिया लेंगे? याद करो, ये कर्व्ड सरफेस है और कर्व्ड सरफेस में हमेशा हम कौन सा एरिया लेते थे? हम लोग लेते थे परपेंडिकुलर एरिया, या आपको बताया गया था कि हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया लेते थे। इसका प्रोजेक्शन क्या होगा था? सर्कल होगा। यहाँ पे अगर इसका रेडियस हम लोग r मान के चलें तो आपको जो फोर्स मिलेगा P एक्सेस इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब इस प्रेशर की वजह से बॉल आपस में चिपकती नहीं है, पर ये जो आपने धागा बांध के रखा है, ये जो थ्रेड्स है, ये इस एक्सेस प्रेशर को होल्ड करके रखते हैं। यानी अगर मैं सोचो अभी इस केस में इस फिगर को मैं जानने की कोशिश करूं तो क्या एक्सेस प्रेशर अभी नहीं लग रहा होगा? लग रहा है, अभी भी एक्सेस प्रेशर लग रहा है। अगर हम सोचे इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या होगा? ये जो स्टफिंग है, ये जो आपके धागे हैं, इसने इस वाले फोर्स को बैलेंस करके रखा हुआ है। अब सोचो इस धागे को, इस फोर्स को इस धागे ने ऐसे यहां से ऐसे बैलेंस करके रखा होगा। ऐसे धागा ऐसे फोर्स लगा रहा होगा पूरे सरफेस पे, क्योंकि धागा तो फोर्स सरफेस पे ही लगाएगा ना, अंदर थोड़ी ना लगाएगा भाई। ऐसा होता नहीं है, इधर से वो ये वाली बॉल भग रही थी, इधर से ये वाली बॉल भग रही थी, धागा उसको पकड़ के ऐसे खींच रहा था। धागा ऐसा पकड़ के उसको खींच रहा था, जैसे आपकी चेन, मतलब बटन भी तो वही कर दिया यार। अब जैसे कि ठंडी का मौसम में जैकेट पहना था, निकाल दिया। अगर आप चेन को खींचते हो तो चेन इधर वाले को पुल करती है, इधर वाले को पुल करके वो क्या करती है, यहाँ पे बीच में क्या करती है? होल्ड करके रखती है। अगर चेन खोल दो तो क्या होगा? क्या वो यहाँ पे रुकेगा? नहीं, वो यहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, चेन से आप सूटकेस वाला भी एग्जांपल ले सकते हो। समझ आ रही बात? ये जो थ्रेड्स वाली थ्रेड है ना, वो इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं। ऐसे आपको मैंने एग्जांपल दिया, अब अभी वो याद आया, आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो, सेम इसी एग्जांपल से, है ना। अब इसको एक बार ऐसे एग्जांपल नोट भी कर सकते हो, आपको ज़्यादा सही लगेगा, है ना। क्योंकि ये जो फोर्स है ना, जो आप समझो, ये जो फोर्स बाय थ्रेड्स जो है, अब वो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब ज़्यादा टाइटली बांध दोगे तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खिंच जाएगा। हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो फोर्स ड्यू टू जो थ्रेड्स होगा वो P एक्सेस इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। हम बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। बस यहीं पे अगर आपको ये बात समझ आई, आपको अगला चीज बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। क्लियर है? जैसे आपने मतलब कभी अटैची में देखा हो यार, अब अटैची रखिए लेकिन लिखी कौन है। अगर आपने कभी सूटकेस देखा हो तो सूटकेस में हम जब कपड़े फिट करते हैं तो सूटकेस का ऊपर वाला पोर्शन ऊपर उठ जाता है। अब क्या करते हो आप ऊपर से उस सूटकेस को दबाते हो और फिर चेन को बंद करते हो। अब चेन क्या करता है? चेन जो अंदर से प्रेशर लग रहा है, अंदर से जो फोर्स लग रहा है प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ, चेन उस फोर्स को बैलेंस आउट करता है। समझ आ रही बात? आई होप आपको समझ आया हो। हम इसी क्रिकेट बॉल एग्जांपल से एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप को समझ लेंगे। तो आप इसे नोट कर ले पहले। सर इसे नोट करना है, इसमें कहाँ नोट करना है? अब जो भी नोट करना हो, चलो अब ये हेडिंग मिटाते हैं और हम लोग बात करते हैं एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप, ये ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देख लो, हमने फिगर नहीं मिटाया, हमने सिर्फ बॉल को मिटा दिया। अब आप समझो कि ये ड्रॉप है। अब इस ड्रॉप को भी अगर आप इस पोर्शन से कट करो तो ड्रॉप पे भी बाहर की तरफ ऐसा फोर्स लग रहा होगा। एक्सेस प्रेशर, जो अंदर प्रेशर है एक्सेस वाला, उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ। सोचो सोचो, पर जा क्यों नहीं रहा है? इसको रोक के रखा है। यहां पूरे सरफेस पे एक पोर्शन पे एक फोर्स लग रहा होगा सरफेस टेंशन की वजह से।
जो उसको उधर की तरफ जाने से रोक रहा है, इधर की तरफ जाने से रोक रहा है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा था जो उसको उधर की तरफ जाने से रोक रहा था। तो ये इसको और इसको आराम से बैलेंस आउट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सेस प्रेशर की, तो आप क्या लिखोगे, प्रेशर एक्सेस इंटू पाई आर स्क्वायर। सेम फॉर्मूला ध्यान से देख लो, मैंने कुछ नया नहीं किया है, आपको उसी बॉल वाले से लिखा रहा हूँ, इसलिए इसको मिटाया नहीं था। अंदर में फोर्स कितना लग रहा होगा, तो भाई सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आपको लिखना सिखाया गया था कि सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स होता है F इंटू टी, एल कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट लेंथ कौन सा था, ये वो कॉन्टैक्ट लेंथ था जो लिक्विड के साथ कॉन्टैक्ट में है, ये वो लेंथ था जो लिक्विड के साथ कॉन्टैक्ट में है। तो लिक्विड के साथ कितना लेंथ कॉन्टैक्ट में है, ये पूरा सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा टेंशन T। अब भाई ये लिक्विड है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, उसके पास टेंशन होता ही होता है, तो ये आपको सवाल में दिया जाएगा। T हो गया, कितना लेंथ कॉन्टैक्ट में है, कितना है भाई 2 पाई आर। आर से आर कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। हाँ, तो P एक्सेस जो आपका निकल के आ रहा है वो है 2T बाई आर। क्या आ रहा है, 2T बाई आर। सर बस सिर्फ इतना सा, हाँ यही इतना सा है, सिर्फ यही इतना, सिर्फ 2 लाइन का डेरिवेशन है। आप इस फॉर्मूले को याद भी करो, लर्न है ना, लर्न करो इस फॉर्मूले को। समझ आई बात, क्लियर है, बस इतना सही है। अब सेम तरीके से हम लोग बबल की भी बात कर लेंगे। इतना नोट करिए, फिर हम बात करते हैं। तो इसे नोट करिए, पहले मिटाऊं, चलिए। अब अगर हम बात करें इसी में, हम लोग इसी को मिटा के हम लोग बबल लिख लेते हैं, है ना, बबल की बात करते हैं। चलो मिटाना ही पड़ेगा। अगर हम बबल की बात करें, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा सेम, हम इसमें कुछ भी नहीं करने वाले हैं, है ना, सेम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। एक्सेस प्रेशर इन बबल की अगर बात किया जाए, तो मैंने आपको बताया था बबल में कितनी सरफेसेस होती हैं बच्चा, जमुरे कितनी सरफेसेस होती हैं बबल में, 2। कितनी होती हैं, 2। कैसे, अब आपको खुद बताए थे कि ये अगर ड्रॉप है तो जैसे ही आप ड्रॉप को 2 हिस्सों में तोड़ोगे तो एक आपको सरफेस यहां पे मिलेगी और एक सरफेस आपको अंदर भी तो मिलेगी। बोलो, अब यहां पे आपको 2 मिल रही है, अंदर भी अभी भी इसकी वजह से जो एक्सेस प्रेशर है उसकी वजह से बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, P एक्सेस इंटू पाई आर स्क्वायर। सर आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द बबल। ठीक है, अब इसको रोक कौन रहा होगा, यहां पे जो सरफेस टेंशन है उसकी वजह से एक फोर्स लगेगा जो उसे रोकेगा। अब यहां पे तो कुछ 2 सरफेसेस हैं, तो आप जो फोर्स लिखोगे वो क्या हो जाएगा, इसी फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा, सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा, जो कि आपका होता है T इंटू एल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब यहां पे अगर आप एल ऑफ कॉन्टैक्ट लिखो तो P एक्सेस इंटू पाई आर स्क्वायर, वो होता है 2T इंटू, देखो ऐसे लिखो, एक तो सरफेस ये बाहर वाली है, एक सरफेस अंदर वाली है। सर अंदर वाली सरफेस का रेडियस कम होगा, बहुत कम होता है यार, तो हम दोनों को सेम ही मान लेते हैं। T इंटू, अब 2 सरफेसेस हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना आएगा, लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट 2 पाई आर। सॉल्व करो, आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, जो आपका P एक्सेस निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4T बाई आर। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर बबल है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ड्रॉप वाले से, है ना। ठीक है, आप इसे नोट करें। आइए, अगर अब हम लोग जितना पढ़े अगर उसके समरी की बात करें, समरी है ना, अब ये जो समरी आपको दिया जा रहा है ये आपके शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड होना चाहिए। इतना सा पढ़ लिया पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब समरी के केस में अगर हम लोग ड्रॉप की बात करें तो क्या होगा, अब ड्रॉप की बात करें तो ड्रॉप में आपको बताया गया था ये आपका ड्रॉप है, ड्रॉप में एक पॉइंट ए यहाँ पे है, एक पॉइंट बी यहाँ पे है। आपको बताया गया प्रेशर एट ए विल बी मोर, किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू प्रेशर एट बी।
और आपको ये भी बताया गया था कि प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी ही आपको एक्सेस प्रेशर देगा। और आपने पढ़ा था अगर इसका रेडियस आर हो गया तो आपका कितना हो जाएगा 2T/r, या प्रेशर एट ए इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर एट बी प्लस 2T/r। और आपको बताए थे कि बी पर प्रेशर कितना होगा, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू होगा प्रेशर एट PATM। आप लिखोगे PA इज इक्वल टू PATM प्लस 2T/r। बोलो, ये नोट होना चाहिए। अगर हम इसी में बात करें बबल के बारे में, अगर हम बात करें बबल के बारे में, तो बबल में आपको दो सरफेसेस होती हैं, ये कई बार बता चुके हैं, लिख भी चुके हैं। अगर यहाँ का एक पॉइंट ए मान ले, यहाँ का एक पॉइंट बी मान लें, जो कि बाहर एयर ही है, तो यहाँ का प्रेशर PATM होगा। फिर से वही चीज़ कि ए पर प्रेशर ज़्यादा होगा, बी पर प्रेशर कम होगा। अगर हम PA माइनस PB करेंगे तो हमें P एक्सेस मिलेगा। हमने अभी डेरिवेशन किया और पता चला कि PA माइनस PB वो होता है 4T/r के बराबर। अगर आपसे कोई पूछे प्रेशर एट ए कितना होगा, वो हो जाएगा प्रेशर एट बी प्लस 4T/r। और आपने पढ़ा है कि प्रेशर एट बी होगा कितना, PATM प्लस 4T/r। क्लियर है बात? बोलो भाई, क्लियर है? यहां तक आपको बात समझ आ गई है? तो आप इसे नोट करोगे, आप इसे नोट करोगे, अपने शॉर्ट नोट्स में इसे इंक्लूड भी करोगे, आपके बहुत काम आने वाला है। सो बबल अगर आएगा तो आप ये मानोगे, अगर ऑयल ड्रॉप या ड्रॉप का बात आ रहा हो तो ये मानोगे। बबल में आपको फिर से बता रहा हूं भैया, बबल में दो सरफेसेस होती हैं, दो सरफेसेस होती हैं, वरना आप गड़बड़ी कर दोगे। ड्रॉप में अगर सोप सरफेस आती है तो भी आप दो ही मान के चलना, आपको कल की क्लास में बताए भी थे। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। फिर हम बात करते हैं सरफेस एनर्जी के बारे में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सरफेस टेंशन के बारे में, है ना। सरफेस टेंशन बात तो कर चुका है इसके बारे में। सरफेस एनर्जी के बारे में बात करते हैं। देख रहे हो इतना टेंशन है कि हम एनर्जी और टेंशन में भूल जा रहे हैं। अब आपको हालांकि इसके बारे में बताया जा चुका है, क्या था मैं आपको बताता हूँ कि देखो, आपको ये पहले तो बताया जा चुका था कि फ्री सरफेस, सर कई बहुत बार लिख चुके हो, हाँ, फ्री सरफेस जो होती है वो आपकी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, STRE नहीं आता स्प्रिंग, छोड़ो, हाँ, जो आपकी फ्री सरफेस होती है वो एक मेम्ब्रेन के समान बिहेव करती है। याद हो गया, STRETCHED, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के समान बिहेव करती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के समान बिहेव करती है। देखो भैया, खांसी आ रही है और आपके सामने खांस सकते नहीं, तो जब भी खांसी आएगी हम यहाँ से पीछे हो जाएंगे, खांस के फिर वापस आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बार बार आगे पीछे हो जाते हैं। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के समान बिहेव करेगी। और आपको अभी शुरुआत में ये आपको कई बार एग्जाम्पल दिए थे। अच्छा, आपको ये वाला तो याद ही होगा ना, ये वाला एग्जाम्पल तो याद ही होगा। अगर आपने पूरा वीडियो ढंग से देखा होगा तो आपने ये वाली चीज़ को अच्छे से एनालाइज भी किया था कि यहाँ पे ऐसे कुछ करके, यहाँ पे ऐसे करके ये वाला था, यहाँ पे सोप फिल्म थी, यहाँ भी सोप फिल्म थी, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया था, इस वाले पोर्शन को पॉप आउट किया था। क्या किया था? पॉप, फोड़ दिया था। फोड़ने के बाद ये वाला सरफेस उधर चला गया था। अब मुझे बताओ, इसको ले जाने वाला कौन था? मतलब ये रॉड उधर चली गई थी, सर फोर्स था। आपने बताया था कि इधर की तरफ लगा था 2TL का फोर्स। अब 2TL क्यों है वो तो तुम समझ ही गए होंगे। 2TL का फोर्स लगाओ। अब फोर्स यार बिना एनर्जी के तो आता नहीं है, इसका मतलब आपने तो नहीं किया, ऑब्वियस सी बात है। काम किसने किया? इस मेम्ब्रेन ने, क्योंकि अगर ये मेम्ब्रेन ना होती तो ये रॉड इधर की तरफ ना जाती है, जो भी वायर था। तो आप समझो इस मेम्ब्रेन की वजह से जो फ्री सरफेस पे, जो आपकी फ्री सरफेस है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के समान बिहेव करती है, जिसकी वजह से एक एनर्जी भी स्टोर होती है, जिसकी वजह से एक एनर्जी भी स्टोर होती है। और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो लिख लीजिएगा, एनर्जी stored in liquid, energy stored in a liquid in a form of stretched membrane, in a form of, अच्छा लिखना पड़ेगा, energy stored in liquid in form of stretched membrane, in form of
स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी, इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। क्लियर है बात कि भाई स्ट्रेच मेम्ब्रेन की वजह से उनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। अभी इसका हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे। यहाँ पे आपको एक रिलेशन मिलता है जो इंपॉर्टेंट है, टेंशन T इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन डेल्टा ए, जहाँ पे डेल्टा ए मतलब होता है चेंज इन एरिया। ये क्या होता है? चेंज इन एरिया होता है। सर किसका एरिया किसका एरिया, वो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन लिक्विड इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, इसे हम क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ दिस। चलिए अब हम लोग बात करते हैं उस डेरिवेशन की। बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, आपको समझ आ ही गई होगी। अब वही एग्जांपल लेते हैं जो आपको समझाया गया था। उसमें एग्जांपल यही था कि यहाँ पे एक रॉड थी, यहाँ पे एक रॉड थी, इधर सोप फिल्म थी, इधर सोप फिल्म थी। हमने सोप फिल्म को इधर से पॉप आउट किया तो ये इधर की तरफ भाग गया। हम इसको उधर की तरफ भागने नहीं देना चाह रहे, हम इसको इधर की तरफ भागने नहीं देना चाह रहे। आपको पता है कि जैसे यहां से पॉप आउट हुआ है, इधर सोप फिल्म है, इस सोप फिल्म की वजह से इसकी तरफ एक फोर्स लग रहा होगा 2TL का। अब ये उधर जाएगा, पर हम इसको जाने नहीं देना चाह रहे, हम इसको इधर फोर्स लगा दिए, F एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए। ये बात आपको समझ आई? हमने क्या किया, इधर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। अभी इसकी लेंथ मान लो L है, ये जो आपके पास रॉड है इसकी लेंथ मान लो L है। हमने क्या किया, हमने इसको पकड़ के इधर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। ध्यान समझना, हमने मतलब फूटे ना यार, मतलब देखो भाई, किसी भी चीज को, रॉड को, आप रबड़ को आपने कभी खींचा है तो रबड़ को जब आप खींचते हो, जब वो स्ट्रेच हो जाती है तब क्या करती है? तब वापस चली जाती है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है ना आप जब स्ट्रेच करते हो। तो सेम तरीके से यहाँ पे जो आप मेम्ब्रेन है, अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे, फोर्स लगा के इधर की तरफ खींचोगे, तो जो आप काम कर रहे हो वो उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी बोलते हैं। अभी लिखा था स्ट्रेच मेम्ब्रेन की वजह से जो भी एनर्जी स्टोर होती है उसी एनर्जी को हम लोग सरफेस एनर्जी बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि इसको हमने इस रॉड को पकड़ के खींचा, बहुत स्लोली खींचा है, यहां से लेके यहां पे इसको रख दिया, और जो खींचा है वो इस डायरेक्शन में खींचा है और x लेंथ खींच दिया है। समझ आई बात? पहली बात तो हमने बहुत स्लोली खींचा है, मूव्ड द रॉड स्लोली, मूव्ड द रॉड स्लोली, हमने रॉड को स्लोली खींचा है। स्लोली मतलब अगर फिजिक्स में कहीं आए, समझ लो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में बराबर हो जाते हैं, बस इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा ज्यादा होता है, जस्ट वाली बात है। F एक्सटर्नल बराबर 2TL। अब आप मुझे बताओ कि इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कितना काम करना पड़ा। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है? F.D। डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो सीधे आप क्या लिखोगे? F एक्सटर्नल इंटू एक्स। अब F एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ TL, तो आप लिखोगे 2TL इंटू एक्स। अब मैं कुछ करने वाला हूं, इस 2 को इधर भेजने वाला हूं, आप समझना। ये कितना हो जाएगा? T इंटू 2 टाइम्स ऑफ LX। ये L इंटू एक्स क्या है? अब ध्यान से देखो, L इंटू एक्स क्या है? देखो पहले इसका एरिया ये था, L इंटू एक्स क्या है? चेंज इन एरिया है, तो ट्वाइस ऑफ चेंज इन एरिया नहीं, इस बात को समझना। यहां पे टोटल चेंज इन एरिया है, ये आप ध्यान से लिखो, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। ये कितना हो जाएगा? T इंटू डेल्टा A, और ये आपका बराबर था W एक्सटर्नल के बराबर। यानी आप समझो कि एक्सटर्नल फोर्स जितना भी काम करेगा मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करने में, वो उसके अंदर सरफेस एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है, क्योंकि वर्क ही तो एनर्जी है यार, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा था। क्लियर है बात? अब आप इस बात को समझो कि सर 2 टाइम्स ऑफ LX को आपने कैसे डेल्टा A दिया? सर A इंटू एक्स होगा चेंज इन एरिया ना। फिर से समझो, दो सर्फेसेस हैं, अगर ऊपर में, अगर मान लो ऊपर में आप चेंज कितना कर रहे हो? A इंटू एक्स। पिछले नीचे वाले सरफेस में भी तो आप A इंटू एक्स का चेंज कर रहे हो। अब मैं बोल रहा हूं जो आपका 2 टाइम्स ऑफ LX है, ये टोटल चेंज इन एरिया है, टोटल चेंज इन एरिया है।
आपको कल बताया गया था कि भाई यहाँ पे दो सरफेसेस होंगी, एक ऊपर वाली सरफेस होगी, एक नीचे वाली सरफेस होगी, है ना। आप समझो यहाँ पे देयर आर टू सरफेसेस, देयर आर टू सरफेसेस, यहाँ पे दो सरफेसेस होंगी। क्लियर है बात। तो 2Lx क्या है? टोटल चेंज इन एरिया है। 2Lx क्या है? टोटल चेंज इन एरिया है। अब टोटल चेंज इन एरिया क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे दो सरफेस है। अपर वाले में चेंज कितना हुआ? अपर सरफेस में जो चेंज हुआ, अपर सरफेस में जो चेंज हुआ वो बराबर था L इंटू एक्स के, और जो लोअर सरफेस में चेंज हुआ वो भी आपका L इंटू एक्स के बराबर है। क्लियर है बात। 2Lx इसीलिए हम बोल रहे हैं टोटल चेंज इन एरिया, वो डेल्टा ए के रूप में लिखा गया है। आप बात समझ आई? मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूं कि आपने जो काम किया वो कहां गया? वो सरफेस एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। आपने जो काम किया वो सरफेस एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। हम इसके ऊपर ढेर सारे सवाल भी करेंगे, अभी आज ही की क्लास में करेंगे। वहां पे आप एक फॉर्मूला यूज करना, इस फॉर्मूले को ध्यान से समझ लेना। जैसे आपसे बोला जाए कि आपने एक गुब्बारा फुलाया, एक बबल फुलाया, एक ड्रॉप फुलाई। अब ड्रॉप को फुलाने में कितना काम करना पड़ा, तो वो वर्क से आप निकाल सकते हो। वो कितना हो जाएगा? T इंटू चेंज इन एरिया, यानी एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। ये पहली चीज है। दूसरी चीज आपको जो समझाई वो ये थी कि भैया टेंशन का आपको एक और नया फॉर्मूला मिला है जो कि वर्क अपॉन डेल्टा ए है। क्लियर है बात। और तीसरा लाइन तो मैंने कई बार बोला है कि जो भी आप काम करोगे वो इसके अंदर सरफेस एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। और दूसरा आपको जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपके लिए वो ये है कि 2Lx क्या है? वो टोटल चेंज इन एरिया है। क्लियर है बात। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भैया यहाँ पे दो सरफेसेस हैं और आपके लिए ये डेरिवेशन है, ये आपको समझ के रखना है, ये आपको याद करके रखना है, ये आपका फॉर्मूला है। दैट्स इट। आप इसे नोट करें, फिर हम आगे की बात करते हैं, सवाल करते हैं बेसिकली। आइए अब हम इन्हीं के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहला है वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप ऑफ रेडियस r। अब सी बात है, यहाँ पे हम काम करेंगे और काम किसी के अगेंस्ट तो करना ही होता है। अब जैसे कि भाई आपको किसी भी चीज को उठाते हो रियल लाइफ में, तो आप किसके अगेंस्ट वर्क करते हो? ग्रेविटेशनल फील्ड के। तो अब ऐसी बात है, यहाँ पे आपको फुलाने में जो काम करना पड़ेगा वो किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? बताइएगा। सरफेस टेंशन के अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे हम लोग किसके अगेंस्ट वर्क करने वाले हैं? वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन निकाल लो। और आपने जैसे ही वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन निकाल लिया आपको मिल जाएगा। ये आपका की पॉइंट है, क्योंकि भाई वही तो काम करना पड़ेगा। आप फुलाना चाह रहे हो, ऑयल ड्रॉप मान लो। अब देखो ड्रॉप अपने बस का है नहीं, वो बन जाती है, लेकिन मान लो फुलाना है तो क्या करोगे? तो वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन निकाल लेंगे। और वर्क का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है? T इंटू एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। इसीलिए बोला था ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको फुलाना है ना, फॉर्म करना है। पहले कितना था? 0 रेडियस का था, तो पहले उसका एरिया कितना रहा होगा? एरिया रहा होगा उसका 0 ई इनिशियल, और फिर बाद में वो बड़ा हो गया, स्मॉल r रेडियस का बन गया, तो उसका फाइनल एरिया कितना हो जाएगा? बताओ। पाई r स्क्वायर। क्लियर है बात। यहां पे लिखोगे आपका हो जाएगा T इंटू पाई r स्क्वायर माइनस 0, और जब सॉल्व करोगे तो आएगा T पाई r स्क्वायर। क्लियर है बात। ठीक है। तो गधाओं इतना मारूंगा ना सही हो जाओगे। ये क्या है? सर्कल है, स्फेयर है, स्फेयर। और स्फेयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां भी लिखोगे ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर और ये हो जाएगा 4t पाई r स्क्वायर। तो आपको इतना काम करना पड़ेगा, आपको इतना काम करना पड़ेगा एक रेडियस, एक स्मॉल r रेडियस के ड्रॉप को फुलाने में या बनाने में। क्लियर है बात। अब मान लीजिए अगला बात करते हैं हम लोग सेम कॉन्सेप्ट के वर्क डन की ही बात करेंगे, एक बबल को ब्लो करने में। वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल, वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ रेडियस r। वर्क डन इन ब्लोइंग, क्योंकि आप भाई बबल को फुलाते हो। वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल। अब लिख आएगा कि नहीं आएगा? सोप बबल ऑफ रेडियस r आ गया। क्योंकि भाई आपने कभी भी अगर खेला हो तो आपने बुलबुले फुलाए हैं करके, तो वही ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस r।
अब आप जब आर रेडियस को फुलाओगे तो क्या होगा, शुरुआत में उसका रेडियस कुछ नहीं होगा, हम लोग 0 मान के चलेंगे। लेकिन जब आप फुलाओगे तो एक रेडियस अंदर का होगा, एक सरफेस बाहर का होगा। आप 2 सरफेस को फुला रहे हो। ध्यान रखना, मैंने बोला था कि भाई बबल में 2 सरफेसेस होती हैं, तो यहाँ पे आपका वर्क डन में क्या आ जाएगा, ड्रॉप का डबल हो जाएगा। लेकिन चलो देखते हैं, शुरुआत में इसका एरिया कितना था, 0 था, बाद में इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक सरफेस का 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरी सरफेस का 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी आर है और ये भी आर है, तो कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और आपको एरिया फाइनल मिलेगा 8 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा टी इंटू एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। और जैसे आप वैल्यूज पुट करोगे आपको मिल जाएगा 8 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हो 8 पाई टी आर स्क्वायर। ये आपका 100 बबल को फुलाने का रेडियस है। तीसरे में मतलब अब ये दूसरा पॉइंट था, तीसरे में हम कुछ नहीं लिखेंगे, आप मान लीजिएगा। तीसरा केस छोटू सा यहीं पे बना देते हैं, क्या ही लिखा जाए। तीसरा केस जो आपका ये है, ये था कि मान लीजिए आपके पास 100 बबल था स्मॉल आर रेडियस का। कितने का था, स्मॉल आर रेडियस का था, है ना। आपने इसको फुलाया और बड़ा कर दिया, आपने इसको फुला के बड़ा कर दिया, है ना। 100 बबल को आपने फुलाया ब्लो करके और ये बड़ा हो गया। अब आपका रेडियस जो हो गया वो कैपिटल आर हो गया। तो आपने यहाँ से यहाँ तक मतलब फुलाने में कितना काम किया, तो कुछ नहीं, W इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, ए इनिशियल और ए फाइनल के ऊपर ये सब कुछ डिपेंडेंट है। इनिशियल एरिया बताओ, तो भाई 100 बबल का एरिया 8 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 8 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा W इज इक्वल टू टी इंटू 8 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 8 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 8 पाई कॉमन है, 8 पाई टी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये 3 आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको लिख सकते हो, आपको इनको याद भी करके रखना है। तीसरे में हमने कोई लैंग्वेज लिखाई नहीं है, आप अपनी कॉपी रिवाइज करके टाइम समझ लीजिएगा। क्या था, एक छोटा सा बबल था स्मॉल आर रेडियस का, फुला के आपने बड़ा कर दिया कैपिटल आर रेडियस का। कितना काम करना पड़ा, इतना काम करना पड़ा। तो आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करें, फिर हम बात करते हैं कुछ। आइए अब हम एक सवाल की बात करते हैं। वो सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। आप समझिए, अपने पास यहाँ पे एक कोई बबल है छोटा सा, कोई गुब्बारा है, मान लीजिए एक गुब्बारा यहाँ पे हमने छोटा सा बांध के रखा है, और एक गुब्बारे के मुंह से हमने एक ट्यूब यहाँ पे लगाई है ना। और इस ट्यूब में यहाँ पे एक वॉल्व है, वॉल्व जानते ही होगे भाई, रेगुलेटर वगैरह जो भी समझ लो, बंद कर दिया है इसको। और यहाँ से एक ट्यूब और है, और फिर यहाँ पे हमने एक और गुब्बारा लिया था जो कि बड़ा सा था, जो कि बड़ा सा था। एक छोटा सा गुब्बारा है और एक बड़ा सा गुब्बारा है। आप कहानी से कितना सा समझो, है ना। गुब्बारे को यहाँ पे हमने टोपी वगैरह सब पहना दी है ना। यहाँ भी हमने गुब्बारे को टोपी मतलब गुब्बारे को ऐसे इसमें पहना दिया है, ठीक है। ये एक छोटा सा गुब्बारा है आर वाला, ये बड़ा वाला गुब्बारा है कैपिटल आर रेडियस का। सवाल ध्यान से सुनिएगा, सवाल ये है व्हाट विल हैपन, क्या होगा, या व्हाट इफ नहीं, व्हाट इफ नहीं, व्हाट इफ वॉल्व विल ओपन, जो भी लिखो, व्हाट विल हैपन व्हेन वॉल्व विल इज ओपन, वॉल्व इज ओपनड। जब वॉल्व को खोल दिया जाएगा, अंग्रेजी के ऊपर मत जाना यार, कुछ गलत गलत लग रहा है ना। जब इस वॉल्व को खोल दिया जाएगा तो क्या होगा, सोचो बताओ क्या होगा। मतलब क्या हो सकता है कि ये छोटा वाला गुब्बारा बड़ा हो जाए, बड़ा वाला गुब्बारा छोटा हो जाए, या तो ये, यानी मैं बोल दूं कि आर की वैल्यू बढ़ेगी और स्मॉल आर की वैल्यू घटेगी, पहला चीज। दूसरा ऑप्शन ये है कि दोनों रिमेन सेम बोल सकते हो, या दूसरा आप ये लिख सकते हो कि आर की वैल्यू घटेगी और कैपिटल आर की वैल्यू बढ़ेगी, आप ये बोल सकते हो।
तीसरी जो वैल्यू आप मतलब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, नो इफेक्ट एट ऑल। भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वॉल को चाहे ओपन कर दो चाहे खोल कर रख दो, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन रेडियस। चौथा आप बना सकते हो कि आर भी बढ़ेगा और स्मॉल आर भी बढ़ेगा। नॉर्मल सा सवाल है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे होगे, लेकिन फिर भी आप जल्दी से वीडियो को पॉज करो, सोचो इसके बारे में और फिर आंसर हो सके कमेंट कर देना, क्योंकि देखिए आप कितना गलत सोच के रखे हो। आप में से ठीक है, आप कमेंट मत करना कि सर मैंने ये किया था, आप बस मुझे बताना कि आप में से कितने लोगों ने सोचा कि सर आर की वैल्यू घट जाएगी, कैपिटल आर की वैल्यू घट जाएगी और स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। बस बताना कितने लोगों ने सोचा है। इसी वीडियो का मतलब आपको एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक सर हैं पंकज सर फिजिक्स करके चैनल है, उन्होंने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स बनाया था, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप देखिएगा इसको। मेरे बताने से आपको कम फील होगा, पर आप इस सवाल को और उस वीडियो को जब आप मिक्सअप करोगे ना, आपको ज्यादा समझ आएगा। बताना जरा आप में से कितने लोगों ने सोचा था भाई साहब ये नहीं होगा, ये सही है कि छोटा वाला और छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला बड़ा हो जाएगा। सर क्यों? अब आप खुद सोचो, जैसे ही आप वॉल्व को खोलोगे तो क्या होगा, जैसे ही आप वॉल्व को खोलोगे तो क्या होगा? सर हवा बहेगी। हाँ, हवा बहेगी, एयर विल ब्लो। हवा एक फ्लूइड है, वो कहां से कहां तक बहती है? तो एयर जो है ये हाई प्रेशर से, कहां से? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगी। ये बात आपको समझ आई? अब मैं बता रहा हूं क्यों ऐसा होगा, कि इसका रेडियस कम क्यों होगा, इसका रेडियस ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि हवा यहां से यहां तक चली जाएगी। क्यों जाएगी उसका जवाब सुन लो। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पे एक पॉइंट ए मान लूं, यहां पे एक पॉइंट बी मान लूं, मुझे बताना क्या आप ए का प्रेशर लिख सकते हो? ए का प्रेशर लिख सकते हो? या चलो ठीक है, ए का प्रेशर यहां पे एक पॉइंट बी मान लो, यहां पे एक पॉइंट सी मान लो, यहां पे एक पॉइंट डी मान लो, अब तो लिख सकते हो। चलो इसको छोड़ो, इसके प्रेशर की बात करो। आप बोलोगे सर इधर प्रेशर एट ए हो जाएगा प्रेशर एट सी प्लस ये आपको गुब्बारा है तो हो जाएगा 2T/R। क्या हो जाएगा? 2T/R। पगलाना मत, 4T/R होगा। सर क्यों? गुब्बारे में भैया 2 लेयर है, गुब्बारा और बबल सेम ही होता है, वरना कंफ्यूज है। सर 2T/R होगा कि 4T/R होगा? खुद सोचो, यहाँ पे 2 सरफेसेस है, एक एयर और ये जो इसका मटेरियल होगा वो, और फिर अंदर में एयर मटेरियल, वो 2 सरफेसेस है, तो इसलिए 4T/R होगा। ठीक, यहाँ पे स्मॉल आर होगा, माफ करना। और प्रेशर एट बी क्या होगा? प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी प्लस 4T/R। अब ध्यान से देखो, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू हो जाएगा PATM प्लस 4T स्मॉल आर, और प्रेशर एट बी हो जाएगा PATM प्लस 4T में कैपिटल आर। अब आप मुझे बताओ ए का प्रेशर ज्यादा कि बी का प्रेशर ज्यादा? ऑब्वियस ही बात है, आर की वैल्यू कम है तो ये वाला टर्म ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर तो सेम ही टर्म है ना, ये टर्म सेम है, यहां भी ये टर्म सेम है। आर की वैल्यू ज्यादा कि कम? स्मॉल आर की वैल्यू कम है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी, तो यानी आप यहां पे बोल सकते हो इतने कंक्लूजन के बाद, प्रेशर एट विल बी ए मोर इन कंपेरिजन टू प्रेशर एट बी। और आपने ये तो माना ही था कि प्रेशर जो जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। तो भाई साहब थोड़ा समझ लिया करो, भावनाओं में ना भाग करो, ऐसे सवाल आपको बैंड बजा देंगे। समझ आया? बढ़िया, चलो फिर नोट कर लो इसको। चलिए आगे के टॉपिक की बात करते हैं, और ये आज के लेक्चर का हम अपना लास्ट टॉपिक है, स्प्लिटिंग ऑफ बिग ड्रॉप इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आप क्लास 12th में जाके पढ़ोगे, सेकंड चैप्टर में है ना, इलेक्ट्रोपोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में है क्या कि आपके पास एक बहुत बड़ी सी ड्रॉप है, स्फेरिकल है भाई ये, मतलब नो डाउट, रिलैक्स, स्फेरिकल है। इसको आपने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया, यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी बूंदे आ गई। मतलब आप नॉर्मली इतना समझ लो, है ना, नॉर्मली आप इतना समझ लो कि
आपके पास कुछ पानी था, आपने पानी को ज़मीन पे ऐसा फेंक दिया तो वो बूंद बन के गिरी। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना पानी आपके हाथ में था उतना ही पानी तो बूंद बना। तो यानी यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा टाइम आप सबको पता चल चुका होगा, क्योंकि आपने क्लास 10th की मैथ अगर ढंग से पढ़ी होगी तो वहाँ पर ये चीज़ हमने बहुत बार की हुई है कि भाई यहाँ से यहाँ ज़्यादा टाइम सिर्फ एक चीज़ कंजर्व रहता है, वो होता है वॉल्यूम। यानी अगर हम मान ले ये वॉल्यूम V है तो ये वॉल्यूम भी V होगा, यानी V इनिशियल और V फाइनल आपस में बराबर होंगे, ये भी करने वाले हैं। जल्दी बताना, अगर हम मान लें कि ये इसका रेडियस कैपिटल R है और ये सारी ड्रॉपलेट्स जो हैं सबका रेडियस स्मॉल r है ना, ऑल ड्रॉपलेट्स आर ऑफ सेम रेडियस, आर ऑफ सेम रेडियस स्मॉल r, सारी की सारी ड्रॉपलेट्स आपकी सेम रेडियस की है जिसका नाम है स्मॉल r। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालो, क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और यहाँ पे वॉल्यूम निकालोगे तो एक का वॉल्यूम निकालोगे n से मल्टीप्लाई कर देना। कितने ड्रॉपलेट्स हैं मान लो n है ना, मान लेते हैं देयर आर n ड्रॉपलेट्स, काउंट मत करना क्योंकि हमें नहीं पता कितनी ड्रॉपलेट्स बनेंगी, सवालों में गिवन रहेगा देयर आर n ड्रॉपलेट्स, देयर आर n ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो V फाइनल कितना हो जाएगा n टाइम्स ऑफ 4/3 इंटू पाई स्मॉल r क्यूब। अब दोनों को आप बराबर कर सकते हो तो V इनिशियल बराबर हो जाएगा V फाइनल, और आपको ये मिलेगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, आपको r क्यूब इज इक्वल टू मिला n r क्यूब। और अगर आप यहाँ से कैपिटल R और स्मॉल r में रिलेशन निकालोगे आपको मिलेगा r इज इक्वल टू, चलो एक स्टेप यहीं पे लिख लेते हैं, आपको मिलेगा r क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब अपॉन n। जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा r, सीधे लिख देता हूँ ना, r बटे n की पावर 1/3। क्लियर है बात? ये बात समझ आई? क्या आपको ये बात समझ आई कि स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन हो गया? सर इसका काम क्या है? काम बहुत ज़्यादा है ना, काम बहुत ज़्यादा है, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करने में कितना काम करना पड़ा हमें ये जानना है ना। तो मैं इसको मिटाता हूँ फिर बात करता हूँ, क्योंकि हमें ये रिलेशन मिल गया है। नहीं ये भी नहीं मिटाते हैं, ये मिटा लेते हैं, है ना, क्या यार कपड़ा रख के कन्फ्यूज आत्मा, हाँ ये मिटाते हैं। अब आप समझिए, यहाँ से यहाँ ज़्यादा टाइम क्या आपका सरफेस एरिया चेंज हुआ? एक अगर मैं बात करूं, देखो आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसको इसमें कन्वर्ट करने में कितना काम करना पड़ा, तो आप क्या करोगे? W इज इक्वल टू टी इंटू ए फाइनल माइनस ए इनिशियल लगाओगे। बोलो क्या लगाओगे? W इज इक्वल टू टी इंटू ए फाइनल माइनस ए इनिशियल लगाओगे कि नहीं लगाओगे? बोलो लगाएंगे। अब यहां पे ए फाइनल आपका कितना है? हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। यहां पे कितना हो जाएगा? एक का सरफेस एरिया निकालोगे, ये ए इनिशियल है, और उसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि अब आपको खुद समझ आएगा। तो ए फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। आप r की वैल्यू यहां से लाके यहां पुट करो तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, 4 पाई r की जगह पे ये पुट करोगे तो हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन में n की पावर 2/3। जब आप सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, आपको मिलेगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू n की पावर 1/3। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, n की वैल्यू 1 से बड़ी है, n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये क्वांटिटी भी 1 से बड़ी आएगी। यानी आप खुद समझो कि एरिया जो फाइनल आएगा वो एरिया ग्रेटर होगा इनिशियल से, बिकॉज n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, क्योंकि एक बूंद आधी बूंद में थोड़ी ना टूटेगी यार, एक बूंद 2 में टूटेगी। तो आपको खुद समझ आ रहा है कि ये एरिया फाइनल विल बी ग्रेटर देन एरिया इनिशियल, यानी आपको काम यहां से यहां जाने में करना पड़ेगा। सर अगर उल्टा आना हो तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, सेम चीज। चलिए हम इसकी बात करते हैं, आप इसको नोट करते रहिएगा साथ में, मतलब वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं आप, है ना। चलिए, क्योंकि बिना नोट करे कुछ समझ में आएगा नहीं।
अब अगर हम बात करें कि इसको करने में कितना काम करना पड़ा, तो वर्क आपका हो जाएगा T इंटू एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल, और जब आप सॉल्व करेंगे तो एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल यहाँ पुट करेंगे दोनों की वैल्यूज। ये था आपका 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन की पावर 1/3 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, और आपको यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो हो जाएगा 4 पाई टी आर स्क्वायर एन की पावर 1/3 माइनस 1। तो आपको ऐसे वाले सवाल भी मिल जाएंगे। हालांकि सवालों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको दिखा होता है, आप फॉर्मूला याद करके भी काम कर सकते हो, या आप इनके कॉन्सेप्ट भी याद करके रख सकते हो। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम बस इतने रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग कैपिलरी ट्यूब वगैरह की बात करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, और फिर हम लोग विस्कोसिटी वगैरह की बात कर रहे हुए चलेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।